हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिवारी स्टडी सेंटर। आज हम हड़प्पा मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस काल की मूर्तिकला के अंतर्गत प्रस्तर, धातु एवं मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों का उल्लेख किया जाता है, जो कि तकनीकी प्रगति का परिचायक है, जो कि तकनीकी प्रगति के बारे में बताती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तर की मूर्तियों के बारे में, प्रस्तर मूर्तियों के बारे में, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर मूर्तियाँ त्रिविमीय हैं। क्या त्रिविमीय? प्रस्तर मूर्तियाँ बैठी अथवा खड़ी अवस्था दोनों में हैं। बैठी अवस्था और खड़ी अवस्था दोनों मुद्रा में पाई गई है। प्रस्तर मूर्तियाँ में दो पुरुष की आकृतियाँ मिली हैं। एक लाल वलुआ पत्थर से बनी हुई, जो कि धड़ प्रतिमा है। क्या है? धड़ प्रतिमा है। और दूसरी सेलखड़ी से बनी हुई दाढ़ी युक्त एक व्यक्ति की प्रतिमा मिली हुई है। इसमें हम आगे देखेंगे कि वो कैसी है। इसमें अगला सेलखड़ी से निर्मित मूर्ति पारदर्शी वस्त्र पहने हुई मिली है। इसके अतिरिक्त प्रस्तर की बनी हुई कई सारी पशु मूर्तियां ही प्राप्त हुई है, जो कि प्रस्तर से बनी हुई है। और इसके आगे देखेंगे चूने से निर्मित एक मूर्ति कलात्मक दृष्टि से उल्लेखनीय है। चूने से बनी हुई एक मूर्ति है जिसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन वगैरह बनाए गए हैं, जो भेड़ और हाथी की संयुक्त मूर्ति है। शरीर पर सींग भेड़ तथा सूंड हाथी का है। मतलब कि एक ऐसी मूर्ति मिली है जिस पर कि कई सारे डिज़ाइन बने हुए हैं, जो कि वो डिज़ाइन जानवरों की है, जिसमें कि भेड़, हाथी, भेड़ के सींग, हाथी का सूंड आदि सब मिले हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त कुछ प्रस्तर मूर्तियों में गर्दन तथा कंधों में छेद मिले हैं। इससे पता चलता है कि उनके सिर और हाथ अलग से जोड़े गए थे। मतलब कि वहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी जानवरों की, उसमें उनके कंधों में और जो धड़ होता है, सिर होता है, उसमें छेद मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है कि गर्दनों को और कंधों को अलग से जोड़ा जाता था। अगला हम देखेंगे धातु की मूर्तियाँ। हमने क्या देखा पहले? पहले हमने देखा था अभी प्रस्तर की मूर्तियों के बारे में। अब हम देखेंगे धातु की मूर्तियों के बारे में। किसके बारे में? धातु की मूर्तियों के बारे में। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में धातु की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। इस सभ्यता में मूर्तिकार धातुओं को पिघलाने, दो भिन्न धातुओं के संयोगों से मिश्र धातु बनाने की कला में दक्ष थे। तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में कांसे की ढलाई की कला व्यापक रूप से प्रचलित थी। ठीक, ढलाई के लिए प्रयुक्त तकनीक को मधुच्छिष्ट विधि या लुप्त मोम तकनीक यानी लोस्ट वैक्स टेक्निक के रूप में जाना जाता है। इस विधि का यानी लोस्ट वैक्स टेक्निक का उपयोग किया जाता है। अब इस तकनीक के अंतर्गत क्या होता है? इस तकनीक के अंतर्गत सबसे पहले मोम से बनी आकृति पर मिट्टी की एक परत चढ़ाई जाती है। इसके पहले से गर्म किया जाता है, जिससे पिघला हुआ मोम मिट्टी के तल पर छोटे से छेद से बाहर निकल जाता है। अब जो खोखला सांचा बचता है, जो ऊपर से मिट्टी की परत चढ़ाई गई थी, लेप चढ़ाई गई थी, उसमें द्रवित कांसे, मतलब कि लिक्विड कांसे को पिघलाकर या फिर अन्य धातु से भरा जाता है। जब धातु ठंडी हो जाती है तो मिट्टी को निकाल दिया जाता है। ठीक, पहले उसे जो मिट्टी की परत चढ़ाई गई थी उसे उसमें एक छेद के द्वारा कोई लिक्विड, मतलब कांसे को पिघलाकर या फिर अन्य किसी धातु से भरा जाता है, जो कि और धातु जब ठंडी हो जाती है तो उस मिट्टी को ऊपर से निकाल दिया जाता है। कालीबंगा और दायमाबाद से 5 सांचों में ढली हुई मूर्तियों के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कांसे से बनी मूर्तियों से हमें मानव के साथ साथ पशु आकृतियां भी प्राप्त होती है। कांसे से बनी मूर्तियों में मानव के साथ साथ पशु की आकृतियां भी प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त, जैसे का एग्जाम्पल है मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल, नर्तकी की एक मूर्ति सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब कांसे की पशु आकृतियों में उठे हुए सिर, पीठ और भारी सिंग वाला भैंसा, भेड़ कलात्मक दृष्टि से उत्तम कृतियाँ हैं। अब इसके अलावा देखें कि इसके अतिरिक्त कालीबंगा से प्राप्त तांबे की वृषभ मूर्ति अद्वितीय है। बैल, कुत्ता, खरगोश या चिड़ियों की भी तांबे की मूर्तियाँ प्राप्त होती है। और ये नर्तकी की मूर्ति है, जो कि हमने अभी बात किया था यहाँ पे कि कांसे की बनी मूर्तियाँ हैं मानव के साथ पशु आकृतियों की प्राप्त होती है। मतलब मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांसे की मूर्ति भी मिली है। और ये दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति है, जो कि हमने सब अभी ऊपर पढ़ा था यहाँ पे, जैसे कि प्रस्तर वाले मूर्ति में
कि यहाँ पे एक दाढ़ी युक्त आदमी का प्रतिमा मिला है, ये चीज़। ठीक, ये उस व्यक्ति की मूर्ति है। इसके बाद हम देखेंगे मृण मूर्तिकला, यानी कि टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियाँ। मृण मूर्तियाँ आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। मतलब कि इन मूर्तियों को आग में पकी हुई मिट्टी को आग में पकाकर बनाया जाता था। यह हस्त निर्मित यानी हाथ से बनाई जाती थी। पिंचिंग विधि का प्रयोग किया गया है, पिंचिंग विधि का। सिंधु घाटी के लोगों ने मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया है, परंतु प्रस्तर और कांस्य की मूर्तियों की तुलना में मृण मूर्तियों का निरूपण अपरिष्कृत है। ये गुजरात के कई स्थलों कालीबंगा में वास्तविकता में अधिक निकट है। मतलब कालीबंगा में अधिक मात्रा में पाए गए। यहाँ से मातृ देवी, पहियों वाली खिलौना गाड़ी, सीटियाँ, पक्षियों और पशुएं इत्यादि की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ये मातृ देवी की मूर्ति है, देख लीजिए। ये मातृ देवी की मूर्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और यह खिलौने जो कि बैलगाड़ी का खिलौना है, ठीक, जो कि ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा में बैलगाड़ी का उपयोग होता होगा। अब इसके अलावा हम देखते हैं मोहरों के बारे में। हड़प्पा में किस प्रकार की मोहरें यूज होती थी। सिंधु सभ्यता की मोहरें सामान्यतः वर्गाकार होती थी, आयताकार होती थी, गोलाकार होती थी, त्रिकोणीय आकार की होती थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि इसके विपरीत मेसोपोटामिया में बेलनकार, इसके विपरीत मेसोपोटामिया सभ्यता में बेलनकार मोहरें मिलती थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में बेलनकार नहीं मिलती थी। वहाँ पर वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और त्रिकोणीय आकार की मोहरें मिलती थी। कांचली मिट्टी, गोमेद, चर्ट मिट्टी आदि के टुकड़ों से निर्मित मोहरें भी सभ्यता से संबंधित स्थलों से प्राप्त होती है। मानक हड़प्पा मोहर का 2x2 इंच यानी 2x2 इंच की वर्ग पट्टिका थी, जो कि 2x2 इंच की एक वर्ग की पट्टिका थी। सामान्यतः नदियों के कोमल पत्थरों या सेलखड़ी पत्थर से बनाया जाता था। यह धनौरा सेलखड़ी सबसे मुलायम पत्थर है जो कि हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता था। प्रत्येक मुहर चित्राक्षर लिपि होता था, उन पर पिक्टोग्राफी होती थी, जिसमें पशुओं की मूर्तियों को छापा जाता था, जिसका अर्थ अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। कुछ मुहरें स्वर्ण और हाथी के दांत में ही पाई गई है। प्रत्येक मुहर पर औसतन 5 संकेत या प्रतीक उपस्थित है। लेखन की दिशा दाईं से बाईं ओर, यानी कि हम जब लिखते हैं तो हम लेफ्ट से राइट साइड लिखते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे लिखते थे और हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, इन मोहरों के विविध रूपांकन है। कुछ में पशुओं का अंकन की प्रधानता है, इसमें बैल, हाथी, बाघ, बकरी आदि पशु सम्मिलित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण पशुपति शिव की मूर्ति का मिलना है। ठीक, पशुपति मोहरों पर पशुपति शिव का अंकन है। इस मुहर में आसीन मुद्रा में एक योगी को दर्शाया गया है, जिसका मतलब पशुपति शिव है। इस योगी की अगल बगल 4 पशु, कौन कौन से, गेंडा, भैंस, हाथी और बाघ। सिंहासन के नीचे 2 मृग दर्शाए गए हैं। जो पशुपति का अर्थ है पशुओं का स्वामी। यह मुहर संभवतः हड़प्पाकालीन धर्म पर प्रकाश डालती है, यानी कि जो पशुपति द्वारा जिस मुहरों पर पशुपति बनाए गए हैं, वह किसको दर्शाती है, हड़प्पाकालीन धर्म पर प्रकाश डालती है, यानी हड़प्पाकालीन धर्म के बारे में बताती है। इसके अतिरिक्त एक श्रृंगी पशु, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, यूनिकॉर्न की मुहर है। जैसे कि देखो यहाँ पर नीचे प्रदर्शित भी किया गया है ये यूनिकॉर्न मुहर। और ये पशुपति वाली मूर्ति है। ये कौन सी मूर्ति है, ये पशुपति वाली मुहर है। और ये यूनिकॉर्न वाला है, ये यूनिकॉर्न वाला मुहर है, जो कि हमने एक श्रृंगी पशु के बारे में बात की थी। पशुओं को चित्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है शक्तिशाली कुकुद वाला एक वृषभ, यानी कि कुबड़ वाला एक बैल है। यह प्राचीन काल की एक अत्यंत कलात्मक उपलब्धि है। वृषभ के शरीर में मांसल हिस्से को अत्यंत वास्तविक ढंग से दर्शाया गया है। कहीं कहीं वृक्षों, पत्तियों, टहनियों या मानव आकृतियों का भी अंकन सूक्ष्मता से किया गया है। लोथल में नाव के अंकन वाली एक मुहर मिली है, जिसे कि बंदरगाह नगर होने का अनुमान लगाया जाता है। मतलब एक नाव मिला है जिसे पता चलता है कि लोथल एक बंदरगाह नगर हुआ करता था। ठीक, हम अब आज के लिए बस इतना ही।